पानी है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक हो गए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 13वां लेसन पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था के संगठन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ग्राम सभा के संगठन और उसके कार्यों के बारे में बात की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम शुरू किया गया। ये 3 स्तर थे, एक उच्चतम, एक मध्यम और एक निम्नतम। निम्नतम स्तर पर सबसे ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, मध्यम स्तर पर अर्थात ब्लॉक पर पंचायत समिति का, और जिला स्तर पर, उच्चतम स्तर पर जिला परिषद का। प्यारे बच्चों, इनमें से हम ग्राम सभा के बारे में पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ग्राम सभा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं ग्राम पंचायत के बाद ग्राम पंचायत के बारे में बात। ग्राम सभा के बारे में हम बात कर चुके हैं और आज हम करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, वह हरियाणा में ग्राम पंचायत के गठन और उसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, क्या क्वेश्चन है? एक तो ग्राम पंचायत के गठन बताना है, जिस प्रकार हमने ग्राम सभा का गठन पढ़ा था वही, और एक बताना है इनके कार्य। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ईजी है अगर ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं रचना। इससे पहले हम पिछली बातों के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात की, तो आपको ये भी याद होगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? राजस्थान के नागौर जिले के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव की अपनी एक पंचायत होगी। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। तो उसी ग्राम पंचायत के बारे में हम बात करेंगे और उसका गठन किस प्रकार होता है, अर्थात उसकी रचना किस प्रकार होती है या उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पंजाब में 200 की आबादी वाले और हरियाणा में 500 की आबादी वाले हर गाँव में पंचायत की स्थापना की गई। क्या अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 200 की कंडीशन, 200 की आबादी अर्थात गांव में या ग्राम सभा में 200 की जनसंख्या होनी आवश्यक है, और हरियाणा की अगर बात करें तो 500 की आबादी होना आवश्यक है। ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन है। अगर आबादी 500 से कम है तो वहां पर उस गांव की ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है कि 500 से कम आबादी है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, 2 गांवों को एक साथ मिलाकर उनकी एक पंचायत, एक ग्राम पंचायत का गठन कर देते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में बड़े अच्छे से कर चुके हैं। या एक गांव बड़ा है तो उसकी 2 पंचायतें बना देते हैं, जैसे कि हमने बात की थी हिसार डिस्ट्रिक्ट के और हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसार के बारे में। किसके बारे में? सिसार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या इससे कम है तो 2 या अधिक गांव की संयुक्त पंचायत कर दी जाती है, उनकी साझी पंचायत बना दी जाती है। ग्राम पंचायत का आकार सदस्यता के अनुसार 5 से 31 सदस्यों तक का अलग अलग होता है। क्या इनकी जो मतलब जो पंचायत के अंदर कितने सदस्य होंगे, सरपंच और जो पंचायती होते हैं अर्थात पंच होते हैं, उनकी संख्या 5 से 31 तक होती है। क्लियर है? हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में पंचायत में सरपंच के अतिरिक्त 6 से 20 पंच होते हैं। कितने पंचायती होते हैं, जिनको हम अपनी आम लैंग्वेज में पंचायती बोलते हैं ना, तो पंच। तो पंच हरियाणा में कितने होते हैं? सरपंच को छोड़कर 6 से 20। इनकी संख्या कितनी होती है? पंचों की 6 से 20। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा में जो ग्राम पंचायत होती है उसमें न्यूनतम पंच कितने होते हैं? आप क्या करोगे? 6 से 20। सरपंच इससे अलग है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पंचायत के सरपंच के अतिरिक्त 5 से 13 पंच होते हैं। पंजाब में होते हैं 5 से 13 और हरियाणा में होते हैं 6 से 20 जो पंचायतियों की संख्या होती है। इनकी संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है।
भाई 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे या 20 होंगे, ये किस आधार पर तय किया जाएगा? उस गांव की जनसंख्या के आधार पर। हरियाणा में 500 तक की आबादी वाले किसी ग्राम पंचायत के लिए 6 पंच होते हैं। अगर आबादी 500 की है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हरियाणा की। तो हरियाणा में अगर 500 की पॉपुलेशन है, आबादी है गांव में, तो वहां पर ग्राम पंचायत में 6 पंच होंगे। अर्थात हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 500 लोगों पर 6 पंचायती होते हैं। कितने? 6 पंचायती बनाए जाते हैं। अगर इससे ज्यादा हो तो क्या होगा? और प्रत्येक अतिरिक्त 500 जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की गई है। अगर संख्या इनसे ज्यादा है, 500 से अधिक है, तो उसके आधार पर एक अतिरिक्त पंचायती की व्यवस्था की गई है, मतलब एक पंच और बढ़ जाएगा। ठीक है। स्त्रियों अर्थात महिलाओं, अनुसूचित जाति अर्थात एससी, किसके लिए? अनुसूचित जाति को बोलते हैं एससी, और अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं एसटी। ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए हैं, मतलब रिजर्व हैं। पंचायत के अंदर जो 6 से 20 पंचायती हैं, इनमें कुछ स्थान हैं जो महिलाओं के लिए और एससी के लिए रिजर्व है। उन पर किसके मतलब कौन बनेगा उन पर पंचायती? या तो महिलाएं बनेंगी और या बनेंगी जो एससी के लोग हैं वहां वो बनेंगे। ठीक है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी और एसटी, हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में एसटी बिल्कुल भी नहीं है, हरियाणा में एससी जरूर है। ठीक है। तो हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। तो एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। जो पंचायत के अंदर स्त्रियों अनुसूचित जनजातियों को अर्थात एससी को अनुसूचित जातियों अर्थात एससी को जो आरक्षण दिया गया है, जो रिजर्वेशन दी गई है, उनमें उनको मतलब जो रिजर्वेशन दी गई है वो किसके आधार पर दी गई है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अगर उनकी जनसंख्या कम है तो उसके आधार पर उनके जो सदस्य हैं, उनके पंच है वो कम चुने जाएंगे, और अगर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनकी जनसंख्या में से अधिक पंचायती या पंच चुने जाएंगे। महिलाओं को कुल प्रतिनिधियों का, कुल प्रतिनिधि मतलब 6 से 20 हो गए। ठीक है। के स्थान में से 1/3 स्थान, क्या 1/3? अगर 9 पंचायती हैं तो 9 में से 1/9 का 1/3 अर्थात 3 महिलाएं होना आवश्यक है। तो इस प्रकार की संविधान में व्यवस्था की गई है। वह कुल प्रतिनिधियों के स्थानों में से 1/3 स्थान किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। अगर 9 है तो 3 महिलाएं होंगी, अगर 18 है तो 6 महिलाएं होंगी। क्लियर है? तो ये थे यहाँ इसके जो रचना है ग्राम पंचायती, उसके बारे में बात की हमने। भाई सबसे न्यूनतम मतलब हरियाणा में न्यूनतम आबादी कितनी? 500 की, और पंजाब की अगर बात करें तो न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? 200 की। कितनी? 200 की। और कम से जो मेंबर कितने होते हैं? 5 से 31। अगर बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में 6 से 20 पंचायती होते हैं, और बात करें पंजाब की तो पंजाब की जो ग्राम पंचायत है उसमें 5 से 13 अर्थात पंचायती होते हैं, और इनसे अलग एक सरपंच होता है। उसके बाद हमने बात की जो महिलाओं और एससी है, जो अनुसूचित जाति है, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। और महिलाओं को अगर बात करें तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, अर्थात कुल पंचायतियों का 1/3 पंचायती है कौन होंगी? महिलाएं होंगी। और जो ये आरक्षण दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सदस्यों की योग्यता के बारे में, अर्थात जो इसके सदस्य होते हैं, 6 से 20 जो पंचायती होते हैं और जो सरपंच होते हैं, इनकी क्या योग्यताएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले ही बात है भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जितनी भी हमने बात की पहले, उनमें सबसे पहली बात यही थी, वो क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद एज है इसकी जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर किसी को पंचायती बनना है या सरपंच बनना है तो उसकी आयु कम से कम 21 होनी चाहिए, अर्थात न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। उसके बाद दिवालिया, पागल या दंडित न हो, मतलब उसने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया हो जिससे उसे दंड मिला हो। न पागल हो न ही दिवालिया हो। दिवालिया के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। दिवालिया क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे डूब जाना और उस कर्ज को वापस देने योग्य न रहना, तो उसे क्या है? सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायालय है उसको दिवालिया घोषित कर देता है। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ वगैरह में, तो जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं वो अक्सर सरकार से लोन लेती है, और जब वो लोन को चुका नहीं पाती तो सरकार क्या करती है? उसकी फैक्ट्री को बंद कर देती है और उसे दिवालिया घोषित कर देती है। अर्थात मान लो उसने 1 करोड़ का लोन लिया है, कितना? 1 करोड़ का लोन ले लिया और वो चुका नहीं पाया, तो सरकार उसकी संपत्ति को बेच के वो पैसा वसूल करेगी।
ठीक है। और उस पैसा वसूल में मान लो 80 लाख रुपए ही जो पूर्ति हो पाई सरकार की जो लोन की, तो 20 लाख फिर भी एक्स्ट्रा रह गए, तो उसको क्या है दिवालिया घोषित कर देंगे। उसके बाद उसको बिल्कुल मतलब उसका कर्जा माफ हो गया, उस पर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। चौथा है सरकारी कर्मचारी न हो, मतलब अर्थात गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। पांचवा है गांव में 1 वर्ष से रह रहा हो। कितने वर्ष से? अगर पंचायती बनना है किसी गांव की ग्राम पंचायत का, या किसी गांव का सरपंच बनने का कोई इच्छुक है, तो कम से कम 1 साल से वो उस गांव में रह रहा हो। और यही नहीं, उसके साथ में जो उस गांव है विधानसभा के मतदाताओं की सूची में नाम हो। आपने इलेक्शन में अक्सर देखा होगा जो पर्चियां से बांटते हैं इलेक्शन के टाइम में, जब विधानसभा के या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम कुछ जो मतदाता सूची होती है उसमें फोटो होता है, उसके नाम एड्रेस वगैरह होता है, तो वो बांटते हैं। तो उस सूची में क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ठीक है। और कौन सी सूची में? विधानसभा सूची में। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो ये तो थी योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, दिवालिया पागल दंडित न हो, सरकारी कर्मचारी न हो, 1 वर्ष से गांव में रह रहा हो और विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम हो। लेकिन इससे अलग भी कुछ योग्यताएं हैं जो सरकार द्वारा तय की गई, उसके बारे में हम बात करते हैं। हरियाणा में सन 2016 में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, 2016 में जो पंचायत के जो ग्राम पंचायत उसके इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, उनसे पहले पूर्व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम सितंबर 2015, तो इससे पूर्व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम सितंबर 2015 अर्थात ये कानून लाया गया और इसके द्वारा कुछ अन्य योग्यताएं जोड़ी गई। अब ये क्या योग्यताएं जोड़ी गई थी? तो सबसे पहले तो SC वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं महिलाओं वर्ग के लिए 8वीं। अगर कोई SC सरपंच बनना चाहता है या पंचायती बनना चाहता है अर्थात पंच बनना चाहता है, या कोई महिला है वो सरपंच बनने की इच्छुक है या पंचायती बनने की इच्छुक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या रखी? वो 8वीं पास होनी चाहिए। पहले अक्सर देखा था अनपढ़ लोग ही इसके ग्राम पंचायत के सदस्य बनते थे, लेकिन अब कंडीशन रख दी कितनी? 8वीं पास होनी चाहिए। और शेष सभी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। महिलाओं को और SC को छोड़कर शेष जितने भी बच गया था जनरल बच गया। अगर जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति को अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? वो 10वीं पास होना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? एक वैकल्पिक होता है, एक अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब क्या? कोई छूट नहीं है, ये जरूर से जरूर, इसका जो कोई इलाज नहीं है। वैकल्पिक में कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखते हो ना आप, कुछ क्वेश्चनों में क्या लिखा होता है? वैकल्पिक होते हैं, मतलब 5 में से 3 कर सकते हैं कोई भी। तो विकल्प हमारे पास, जो हमें 3 आते हैं वो करेंगे, जो 2 नहीं आते वो छोड़ देंगे। अनिवार्य का मतलब क्या है? अगर बोल दिया 5 क्वेश्चन अनिवार्य हैं अर्थात 5 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे, अगर नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यह अनिवार्य। दूसरा जो योग्यता रखी गई, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने से पूर्व घर में टॉयलेट होना आवश्यक है। अगर कोई सरपंच या पंचायती बनना चाहता है तो उसके घर में टॉयलेट होना आवश्यक है। तीसरा है सहकारी लोन, बिजली बिल या गृह कर सहित सभी सरकारी देनदारी का भुगतान होना आवश्यक है। अर्थात उसके जो सरपंच या पंचायती बनना चाहता है उस व्यक्ति के पास कोई भी पेंडिंग ना हो, किसी प्रकार का भी सरकारी बिल, न तो सहकारी लोन हो, न ही बिजली बिल पेंडिंग हो, न ही गृह कर पेंडिंग हो। अर्थात सरकार का उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कर्ज है तो उसको वो भरना होगा, उसके बाद ही वो सरपंच बन सकेगा और उसके बाद ही वो ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकेगा, ठीक है। तो किसी प्रकार का उसे लोन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो कार्यकाल की, तो कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार समस्त भारत में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। कितने साल तक? 5 साल के लिए। जो ग्राम पंचायत बनती है तो वो 5 साल के लिए बनती है। यदि सरकार की राय में कोई पंचायती अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, वह कोई गांव की पंचायत है वो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है, या अथवा अपने कर्तव्यों का ठीक से प्रकार से पालन नहीं करती और अपने कर्तव्यों को वो ठीक से पालन नहीं कर रही, तो सरकार द्वारा उसे भंग किया जा सकता है अर्थात उसको खत्म किया जा सकता है। पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति भी हमने पढ़ा था ना, अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो उसके पद से हटाने के बाद 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। तो उसी प्रकार अगर पंचायत भंग कर दी जाए तो 6 महीने के अंदर उस गांव की नई पंचायत का निर्माण करना आवश्यक है। क्लियर है बेटा? तो ये था उसका कार्यकाल। उसके बाद करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या करती है? मतदाता अर्थात चुनाव के द्वारा एक सरपंच अर्थात एक अध्यक्ष का चुनाव करती है और एक कार्यकारी परिषद का गठन करती है।
जो अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहते हैं और जो कार्यकारी समिति होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखो, पंचायत का एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहते हैं। पंचायत का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। उसके चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो सरपंच का चुनाव है ना, वो मतदाताओं के द्वारा अर्थात वोट देने वाले लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखा होगा हमने, प्रत्यक्ष मतलब सामने, सबके सामने उसको चुना जाता है, वोट डालने जाते हैं सब। ठीक है, उसे अपनी अवधि पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसको सरपंच को उसकी अवधि पूरी होने से पहले भी हटा सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। सरपंच ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। तो जो ग्राम पंचायत है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। और ग्राम सभा की भी कौन करता है? सरपंच करता है। उपस्थिति में उसकी उपस्थिति में ये कार्य या अनुपस्थिति कर लेना बच्चों, अनुपस्थिति में अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उस स्थिति में उप सरपंच होता है, उसके द्वारा वे सरपंच के सभी काम किए जाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो तो उसके सभी कार्य कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। तो उप सरपंच अक्सर देखा हो गांव में कोई नहीं बनाता, नहीं किसी को पता होगा भाई उप सरपंच भी होता है। उप सरपंच कहीं नहीं बनाया जाता, ठीक है, लेकिन लिखित बातें हैं संविधान में, तो मैंने बता दिया आपको। तो अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। और उपाध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच। ठीक है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इनसे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद बात करें बैठकें की। इनकी बैठक किसकी है? मतलब किसकी बैठक? जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत, उसकी बैठकें कितनी होती हैं? ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठक, 1 महीने में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, जरूरी है, बिल्कुल वैकल्पिक नहीं है भाई 2 नहीं करोगे 1 कर लो कोई बात नहीं काम चल जाएगा, नहीं, अनिवार्य है। अर्थात 1 महीने में 2 बैठक होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, किसकी? ग्राम पंचायत की। लेकिन हमने यहाँ बात की थी ग्राम सभा की पिछले क्वेश्चन में, तो ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती हैं? थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो और बताओ मुझे, ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती हैं? तो हमने वहाँ बात की थी 1 वर्ष के अंदर कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। और वहाँ वो 2 बैठक कब होती हैं? एक आषाढ़ी और एक सावनी में। ठीक है, अर्थात एक रबी और एक खरीफ की फसल। ठीक है, जो उनके कटने के बाद। तो ग्राम सभा की 1 वर्ष में 2 बैठक, लेकिन इसकी 1 महीने में 2 बैठक। यदि पंचायत के सदस्यों का बहुमत लिखित रूप में विशेष बैठक की मांग करता है, भाई जो ग्राम पंचायत के जो पंचायती है ना, अगर पंचायती बैठक बुलाना चाहे हैं तो वह लिखित तौर पर एक बैठक की मांग कर सकते हैं और सरपंच द्वारा 3 दिन के अंदर बैठक बुलाना अनिवार्य है। अगर पंचायती लिखित तौर पर देवे ना, पंचायत होनी आवश्यक जरूरी है। ठीक है, तो सरपंच ने है ना 3 दिन में ही बैठक बुलानी पड़ेगी, अर्थात पंचायत बुलानी पड़ेगी। उसके बाद बात करें निर्णय की। किसकी? निर्णय की। भाई अगर कोई समस्या आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीजन लेना है तो उस पर निर्णय क्या होगा, तो वो निर्णय किस प्रकार लेते हैं वो बात करते हैं। पंचायत में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। किससे? बहुमत से। किसी विषय पर समान मत पड़ने की स्थिति में सरपंच के निर्णायक मत, क्या? सरपंच का जो निर्णायक मत है देने का अधिकार है। हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी, उसमें भी ये बात की थी निर्णायक मत के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने निर्णायक मत के बारे में भी बात की थी। अब बात करते हैं सरपंच की। बात सेम ही है। अगर मान लो कोई समस्या आ गई या कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रेजेंट बंदे हैं वो 500 हैं। कितने हैं? 500 में से 250 जो 250 लोग हैं वो बोल रहे हैं ये काम ऐसे होना चाहिए, और 250 बोल रहे हैं, 250 बोल रहे हैं ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो उस स्थिति में अगर डिसीजन लेना है, मतलब अंतिम निर्णय तक पहुंचना है, तो सरपंच अपना मत किसी तरफ भी दे सकता है, हाँ की तरफ भी और ना की तरफ भी। जिस तरफ देगा उसी का निर्णय मान्य होगा। ठीक है, तो सरपंच है जो निर्णायक मत, अर्थात जिससे निर्णय निकल जाए तो निर्णायक मत देता है। सरपंच को पद से हटाना। अब सरपंच को किस प्रकार पद से हटाते देखो। किसी पंचायत के सरपंच को उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के 2/3 अर्थात विशेष बहुमत, पंचायत के 2/3 बहुमत द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, पंचायत के 2/3 बहुमत द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को ब्लॉक विकास अधिकारी अर्थात शॉर्ट में बोले बीडीओ बोलते हैं जिसको, बी से ब्लॉक, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी के पास भेजा जाता है।
सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या करती है, 2/3 बहुमत के द्वारा अविश्वास पास करती है, पारित करती है, और उसको प्रस्ताव को भेजती है बीडीओ के पास। बीडीओ द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। बीडीओ क्या करेगा, ग्राम सभा समझते हो अब क्या है, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा, बीडीओ ही करेगा। क्या करेगा, बीडीओ। यदि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित या वोट देने वाले सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत द्वारा पास कर दिया जाए, अर्थात इनको हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है उसको ग्राम सभा द्वारा भी पास कर दिया जाए, तो सरपंच को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, अर्थात सरपंच को हटा दिया जाता है। क्लियर है, क्या बात थी, देखो कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है और बीडीओ के पास भेज देती है। बीडीओ गांव की बैठक बुलाता है और उस बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है, बीडीओ ही करता है। और उस बैठक में अगर ग्राम सभा उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दे, अर्थात पास कर दे, तो सरपंच को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बातें की थी, सरपंच को ग्राम सभा किस प्रकार हटा सकती है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों आपका यहाँ तक का क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है। जिसमें हमने सबसे पहले रचना के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, उनकी बैठकें कितनी होती हैं, वो निर्णय किस प्रकार लेते हैं, और सरपंच को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, अर्थात जो ग्राम पंचायत है उसके अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से बच गया, इसके कार्य, तो इतना पॉसिबल नहीं है वे एक साथ पूरा क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर दें, तो इसके लिए हम एक और क्लास बनाएंगे। इस लेसन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही होगी, यहाँ की क्लास है जो बहुत ज़्यादा होंगी और एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा क्लास होंगी। और अगर एक साथ मैं अभी करवाऊँ तो लंबी क्लास हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं 15 मिनट की क्लासेज को भी मतलब लगाने में प्रॉब्लम होती है उनको, वो भी उन्हें लंबी क्लास लगती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए और क्लास कैसी लगी वो कमेंट कर जरूर बताना। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।